अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में। तो लिखेंगे नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है इस कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें पूछा जाएगा बताइए नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड बनाइए, पी पाई बॉन्ड बताइए, ये सब सारी बातें बतानी होती है। तो टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड में क्या होगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मान लो लिख देगा CO2, तो आप लोग जानते हैं कि CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो बताइए पाई बॉन्ड जो बनेगा तो इसमें कौन कौन सा टाइप का पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसके बारे में आपको पता करना है। जैसे कि अगर आपको मालूम होगा कि जब भी हम लोग बात कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड में हमारा या तो सिग्मा बॉन्ड होता था या तो पाई बॉन्ड होता था। अगर आपको याद होगा या तो सिग्मा बॉन्ड बनता था या तो पाई बॉन्ड बनता था, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड हमारा किसके लिए बनता था भाई? डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, हाँ समझ पा रहे ना। और डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था वो SS ओवरलैपिंग से होता था या SP ओवरलैपिंग से होता था या PP ओवरलैपिंग से होता था। ये डाया एटॉमिक की बात होती थी, ठीक है। अगर हम बात करते थे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो उसमें क्या होता था? हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल, समझ पा रहे हैं ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल से हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, समझ पा रहे हैं ना। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं NH3 देखे थे, समझ पा रहे हैं ना, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा वो क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल? सेंट्रल एटम का प्लस साइड एटम का कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है। वो एटॉमिक ऑर्बिटल भी सॉरी वो क्या भी हो सकता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो सकता है या प्योर ऑर्बिटल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कौन सा ऑर्बिटल से बना है? प्योर ऑर्बिटल से बना है, आपको याद होगा। अच्छा बताइए, मैंने बोला था कि जो पाई बॉन्ड होता है, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? पाई बॉन्ड के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो पाई बॉन्ड बनेगा, बताइए पाई बॉन्ड तो हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है कि नहीं? पाई बॉन्ड क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, है कि नहीं? तो यहाँ में जो पाई बॉन्ड बनने वाला है वो किससे बनेगा भाई? उसमें आप लोग देख रहे थे या वो डाया एटॉमिक हो या पॉली एटॉमिक हो, उसमें जो पाई बॉन्ड बनता था वो पी पाई बॉन्ड बनता था या डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता था। और यहाँ में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे? प्योर ऑर्बिटल, समझ पा रहे हैं ना, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ में हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज नहीं होगा क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में हमारा यही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या तो पी पाई या तो पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई, बोलिए। यहाँ में जो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ में एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको ये तो बात समझ में आ गई कि जो हमारा पाई बॉन्ड बनेगा उसमें प्योर ऑर्बिटल होगा। वो ऑर्बिटल या तो पाई बॉन्ड या तो पी पाई बन सकता है, पी से बन सकता है या डी से बन सकता है। क्लियर है ना? अगर हम बात करें भाई, देखिए हमारा जो साइड एटम होगा और यहाँ में सेंट्रल एटम होगा, यहाँ में लिखा गया है ना कि टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, देखिए हम लोग बहुत सारा मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं, तो या तो साइड में हाइड्राइड होता है। क्या होता है? हाइड्राइड। जैसे CH4, समझ पा रहे हैं ना। NH3 हाइड्राइड होगा। जब भी हाइड्राइड होता है तो वो तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। या तो हमारा फ्लोराइड होगा, हैलाइड होगा, या क्लोरीन आएगा साइड एटम में, या ब्रोमीन आएगा, या फ्लोरीन आएगा, या आयोडीन आएगा, वो भी हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो जो पाई बॉन्ड बनाएगा भाई वो कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग जो बात करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जो पाई बॉन्ड बना है वो किसके रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा? ऑक्सीजन। क्योंकि साइड एटम अगर हाइड्रोजन है या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है तो हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा भाई? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। अगर हम बात करें बोर्ड पे, देखिए अगर साइड एटम हमारा ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। क्योंकि साइड एटम हम लोग किसके बारे में बात करें? ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन तो हमेशा कौन सा ऑर्बिटल आएगा? पी। क्योंकि ऑक्सीजन कौन सा पीरियड का मेंबर है? सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड का मेंबर है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा बताइए? पी ऑर्बिटल होगा। तो इसके पास तो क्या होगा? अगर इसको पाई बॉन्ड बनाना है तो ऑक्सीजन हमेशा क्या लेके आएगा? पी। को क्या लेके आएगा भाई? पी। साइड एटम सेंट्रल एटम अगर पी लेके आएगा तो जो बॉन्डिंग होगी, अगर मान लो ऑक्साइड एटम तो क्या है हमारा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हमेशा क्या लाने वाला है भाई?
पी ही लाएगा, ये तो पी पाई बॉन्ड होगा, ये भी पी पाई। अगर सेंट्रल एटम अपना पी पाई लाएगा तो ये जो बॉन्डिंग बनेगी वो उसको क्या बोलेंगे, पी पाई बॉन्डिंग। अगर सेंट्रल एटम डी पाई लेके आएगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या समझ पा रहे हैं ना। लेकिन जो साइड एटम है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड है, तो उसके पास हमेशा क्या ही होगा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास क्या ही रहेगा, पी। क्या रहेगा, पी। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना। अगर हम बात करें भाई, देखिए जो हमारा पाई बॉन्ड बनता है वो कहां से बनता है, प्योर ऑर्बिटल से। कहां से बनता है, प्योर ऑर्बिटल से बनेगा। तो अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए प्योर ऑर्बिटल में, तो बताइए अगर प्योर ऑर्बिटल में कौन, प्योर ऑर्बिटल जैसे पाई बॉन्ड बनेगा वो प्योर ऑर्बिटल से बनेगा, तो प्योर ऑर्बिटल कब बचेगा, प्योर ऑर्बिटल ही हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन अगर मान लो किसी कहीं सिंगल बॉन्ड बना है, तो सिंगल बॉन्ड तो किससे भी बन सकता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में बच जाएगा ऑर्बिटल, वही हमारा ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन में काम करेगा। मेरी बात समझ में नहीं आई, जैसे एग्जाम्पल से एक समझते हैं। देखिए थोड़ा सा ये बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट सीरियल नंबर 1, मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, क्या हो गया, sp। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैंने बोला था कि हमारा जो, ध्यान देना, पाई बॉन्ड जो बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा उसमें साइड एटम हमेशा ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन हमेशा क्या लेके आएगा, पी पाई। क्या लेके आएगा, पी पाई। और ये जो पाई बॉन्ड पी पाई या डी पाई पी पाई जो बॉन्ड बन रहा है वो प्योर ऑर्बिटल से बन रहा है। तो जो प्योर ऑर्बिटल क्या होगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, वो तो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेगा वो तो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वही क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। क्या ये बात क्लियर है भाई। देखो मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp, किसी का हाइब्रिडाइजेशन का क्या आ गया भाई, sp। इसका मतलब बताइए s ऑर्बिटल तो एक ही होता है, थोड़ा सा समझिए, s ऑर्बिटल तो एक होगा। p ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, 3। और d ऑर्बिटल कितने प्रकार के होंगे, 5। ये s है, ये p है, ये d है। समझ पा रहे हैं ना। मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp, इसका मतलब sp क्या है बताइए, ये हाइब्रिडाइजेशन है ना। ये मान लो सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन आया उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, s और p। तो इससे ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है ना। तो बताओ क्या सेंट्रल एटम के पास p खाली है, तो अगर मान लो ऑक्सीजन आया साइड, क्या इसके पास पाई बॉन्ड, ये तो यहां से कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से सुनो, इसे बहुत ही आसान है। यहां से कौन बॉन्ड बन गया है बताइए, सिग्मा बॉन्ड। अगर ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, अब मान लो सेंट्रल एटम को पाई बॉन्ड बनाना है, तो क्या ये 2 ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर मान लो सेंट्रल एटम लाया पी पाई, कौन सा पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये पी इस्तेमाल कर सकता है। और मान लो साइड एटम हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमेशा क्या लाएगा, पी पाई। तो इन दोनों का बीच में जो पहला पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा, पी पाई पी पाई। समझ पा रहे हैं, पी पाई बॉन्ड। अगर मान लो दूसरा पाई बॉन्ड बनाना है तो ये बताओ सेंट्रल एटम के पास पी खाली है ना, तो ये अपना क्या देगा, पी पाई। और साइड एटम से ऑक्सीजन क्या लेके आ रहा है, पी पाई। तो इन दोनों का बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा दूसरा पाई बॉन्ड, वो क्या बनेगा, पी पाई। अगर मान लो किसी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp, उसने उसको एक और पाई बॉन्ड बनाना है, तो बताओ अब वो कौन सा ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा, वो कहां से बनाएगा, d से। तो अपना क्या देगा वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल, d पाई। और साइड एटम ऑक्सीजन लेके आएगा तो बनाओ क्या बताएगा, p पाई। तो नेक्स्ट वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, d पाई p पाई। इसको और पाई बॉन्ड बनाना है तो बताओ क्या, d तो खाली है, तो उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो क्या ही बनेंगे, d पाई p पाई। कहने का मतलब है जिसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, तो ध्यान देना ये तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका मतलब एक s और एक p सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, तो बाकी जो p बचा है, d बचा है, वो कौन सा बॉन्ड बनाने का काम आएगा, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन साइड एटम हमेशा ऑक्सीजन ही रहेगा, तो ऑक्सीजन अपना क्या लेके आएगा, p। और ये इसके पास भी देखो दो डब्बा खाली है, तो इसमें कितने पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, पी पाई। तो मैक्सिमम 2 पी पाई बॉन्ड होगा। उसके बाद सारे बॉन्ड कैसे होंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या समझ पा रहे हैं, तो एक बार और ध्यान से सुनिएगा। मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, क्या हो गया, sp2। एक s होगा और 2 p होगा। समझ पा रहे हैं ना। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमारा क्या बनेगा, सिग्मा। वो पाई बॉन्ड बनाने का काम नहीं आएगा। तो एक s और 2 p क्या खत्म हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो p ऑर्बिटल 3 होते हैं, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए, तो क्या एक p बचा होगा।
और साइड एटम ऑक्सीजन आ रहा होगा अपना पी पाई लेके, और सेंट्रल एटम के पास भी क्या है, पी पाई। तो वहां में जो पहला पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी पाई पी पाई। और नेक्स्ट जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बचेगा, डी पाई पी पाई डी पाई पी पाई डी पाई भी ऐसा बन सकता है। समझ पा रहे हैं? एक बार और उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्या है, अगर मान लो किसी के पास हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक s और तीनों p चला जाएगा मिक्सिंग होने के लिए। क्या ये खत्म हो गया, इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अब हमको कौन सा बॉन्ड बनाना है, पाई। तो बताओ सेंट्रल एटम अपना कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, डी। और साइड एटम ऑक्सीजन अपना क्या लेके आएगा, पी। तो वहां में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, डी पाई पी पाई। दूसरा बॉन्ड भी, दूसरा पाई बॉन्ड भी डी पाई पी पाई, ऐसा चलते रहे। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर मैं बात करता हूँ, क्या मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया? मैंने वही बोल रहा था, मैं वही आपको बता रहा था कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो प्योर ऑर्बिटल से बनता है, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड के बारे में। समझ पा रहे हैं ना? तो जो जिनका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया है, तो ये ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी जो बचेंगे ना, वो हमारा पाई बॉन्ड बनाने में काम आएंगे। जैसे अगर मान लो लिखा है sp2, तो p का 2 ऑर्बिटल तो यूज हो चुका है, तो p का 1 ऑर्बिटल बचा होगा, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है ना भाई? समझ पा रहे हैं ना? तो हमारा जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, वो हमारा पाई बॉन्ड बनाने का काम आएगा। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन sp है, बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो बताओ एक s एक p मिक्स हो चुका है, तो क्या p के पास 2 डब्बा खाली है पाई बॉन्ड बनाने के लिए? तो बताओ वहां में मैं बोल सकता हूं क्या, मैक्सिमम 2 p पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं? क्या समझ पा रहे हैं ना? p के पास 2 डब्बा खाली है। अरे भाई एक s और एक p, ध्यान से सुनिए, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये देखो sp है, मतलब एक s और एक p खाली खत्म हो गया ना, सिग्मा बॉन्ड बनाया है। आपको पाई बॉन्ड देखना है, तो बताओ सेंट्रल एटम के पास एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी पाई है कि नहीं है? और साइड एटम में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, क्या लेके आएगा, पी पाई। तो ये पहला जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पी पाई पी पाई। दूसरा क्या, इसके पास पी एक और खाली है कि नहीं है, तो ये सेंट्रल एटम क्या देगा, पी पाई। साइड एटम क्या लेके आएगा, साइड एटम तो ऑक्सीजन है, वो भी अपना क्या लेके आएगा, पी पाई। तो यहाँ में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पी पाई पी पाई। तो मैक्सिमम पी पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2। और रेस्ट क्या होगा उसके बाद, डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अगर मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, क्या हो गया बोलिए, sp2, तो बताओ क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, क्या वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे? तो बताओ क्या p का 1 ऑर्बिटल बचा होगा? तो p, अगर सेंट्रल एटम के पास एक p बचा होगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो अपना क्या देगा, p पाई। और साइड एटम ऑक्सीजन लेके आ रहा है अपना p पाई, तो बताओ कौन सा बनेगा? तो बताओ इसमें क्या होगा, 1 p पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। 1 पी पाई डी पाई पी पाई बोलियो या पी पाई डी पाई बोलो, बात बराबर ही है। समझ पा रहे ना? हाँ, पी पाई एंड रेस्ट ऑल डी पाई बॉन्ड। क्या समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, अगर मान लो किसी 3 की बात करें, अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बताइए एक s और तीनों p, क्या कौन सा बॉन्ड, क्या इनका इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो अगर सेंट्रल एटम को पाई बॉन्ड बनाना है, तो अपना वो सेंट्रल एटम अपना क्या देगा, डी पाई। और साइड एटम अपना क्या है, ऑक्सीजन, वो क्या लेके आएगा, पी पाई। तो बताओ क्या होगा, क्या मैं लिख सकता हूं ऑल डी पाई पी पाई बॉन्ड? क्या समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, क्या समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, क्या उससे हमारा क्या होगा, उनकी इंटरमिक्सिंग होगी, उससे क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो अगर सेंट्रल एटम को क्या बनाना है, पाई बॉन्ड, क्या बनाना है, पाई बॉन्ड, तो क्या सेंट्रल एटम अपना क्या देगा, एक ही तो डी खत्म हुआ है, डी तो 4 बाकी है ना, तो क्या उसमें मैक्सिमम कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, 4। एक सेंट्रल एटम अपना डी पाई देगा, साइड एटम ऑक्सीजन अपना पी पाई लेके आएगा, तो वहां में जो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डी पाई पी पाई। अगर मान लो यहाँ में अगर 5 की बात करेंगे, अगर मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो इसमें भी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डी पाई पी पाई। अरे भाई डी का 2 ही ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है ना, बाकी तो 3 खाली है। तो सेंट्रल एटम अपना डी पाई देगा, और साइड एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना क्या लेके आएगा, पी पाई। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या समझ में आया? कब पी पाई बॉन्ड होगा, कब डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो आपको मालूम है कि अगर सेंट्रल एटम अपना पी पाई दे रहा है और साइड एटम तो पी पाई होगा, तो वहां में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पी पाई पी पाई। अगर सेंट्रल एटम अपना डी ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और साइड एटम तो हमेशा पी ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, तो वहां में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड।
अब थोड़ा सा एग्जांपल से भी देख लेते हैं। देखिए आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। CO2 का स्ट्रक्चर मालूम है क्या? इसमें बताइए कितने पाई बॉन्ड है? अच्छा, 2 पाई बॉन्ड है। बताइए साइड एटम ऑक्सीजन है ना, तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। क्या है? sp। तो हमारा कितना पाई बॉन्ड बना है? 2 पाई। बताओ साइड एटम ऑक्सीजन है तो ये क्या लेके आएगा अपना? p पाई। और ये भी क्या लेके आएगा? p पाई। समझ पा रहे हैं क्या? अब देखो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। क्या है भाई? sp। तो sp है तो एक s और एक p गायब हो चुका है, तो क्या इस सेंट्रल एटम के पास 2 p ऑर्बिटल होगा? तो सेंट्रल एटम अपना p पाई देगा और सेंट्रल एटम अपना p पाई देगा, तो जो दोनों बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बना है? p पाई बॉन्ड। क्या समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिए SO3। अभी रुक जाइए भाई, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। SO3 बताइए सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। क्या आपने इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया? और इसमें बताओ कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है भाई? 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है। अगर 3 पाई बॉन्ड है तो तीनों पाई बॉन्ड जो बना है वो कैसे कैसे बना है? p पाई है कि p d पाई है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अब अगर हम बात करें, बताइए साइड एटम तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना क्या लेके आएगा? बताओ p पाई। ऑक्सीजन क्या लेके आएगा? p पाई। अब देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। तो एक s ऑर्बिटल और एक 2 p ऑर्बिटल, क्या वो पार्टिसिपेट करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने में? एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल क्या बनाएगा? सिग्मा। तो क्या इसके पास एक p ऑर्बिटल है खाली है क्या पाई बॉन्ड बनाने के लिए? तो पहला ये सेंट्रल एटम अपना कौन सा ऑर्बिटल देगा? p पाई। और साइड एटम तो हमेशा क्या देगा? p पाई। तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? p पाई। क्या p खत्म हो चुका है? अब सेंट्रल एटम अपना पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा? d। तो ये कौन सा बॉन्ड है? d पाई। और ये भी क्या? तो मैं बोल सकता हूँ क्या SO3 में एक p पाई और 2 d पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? रुक जाइए, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है ना कि जो SO3 लिखा गया है उसमें बताइए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं? तो क्या आपको आंखों से दिखाई दे रहा है क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें कितना है? नहीं। तो उस केस में देखिए जब भी मॉलिक्यूल लिखा है ना भाई, मैं बोला था कि ना सल्फर की जो कोवेलेंसी होती है या तो 2 हो सकती है, या तो 4 हो सकती है, या तो 6 हो सकती है। यहाँ में बताइए सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है? 6। सोच पता नहीं क्या रहे हैं, 6 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कोवेलेंसी होगी 6। क्लियर है ना? सल्फर का कोवेलेंसी 2 हो सकता है। फर्स्ट एक्साइटेड एसिड सेकंड एक्साइटेड एसिड में अपना वो लोन पेयर को क्या करता है? प्रमोट करता है, जिसका वजह से वो वेरिएबल कोवेलेंसी दिखाता है। ये बात मालूम है। अगर हम बात करेंगे, बताइए सल्फर के आसपास में सल्फर का सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है? 6। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 12। तो बताओ ये इसका ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? क्या ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्या बोलते हैं भाई? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अपने इसका क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लिया है। लेकिन जब भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो इसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं बोला था ना, अगर आपको यहां में पूछेगा कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन SO3 तो अभी आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताना है तो आपको बनाना पड़ेगा ऑक्टेट स्ट्रक्चर। ऑक्टेट का मतलब होता है सेंट्रल एटम के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। क्लियर है ना? तो आइए अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे ना, तो सल्फर का वैलेंस शेल में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई? 6। और बताइए यहाँ में ऑक्सीजन कितने? 3। तो आप 3 ऑक्सीजन यहाँ में बना दीजिए। क्लियर है ना? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते? बोलो कितने? तो हम लोग ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे। 6 होता है। कितना होता है? 6। ठीक है, यहाँ में भी ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। अब बताइए सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अरे भाई 6 है, 2 ही तो चाहिए ना। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा? बताओ यहाँ में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया क्या? क्या सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है? हो गया है। मैंने बोला कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन जब भी आपको p पाई d पाई बॉन्ड बनाना है तो उसमें आपका उसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट जिसमें मैक्सिमम पाई बॉन्ड बन सकता है वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना? ध्यान से सुनिए। बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट? क्या इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसके पास देने के लिए है क्या लोन पेयर? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं।
क्या ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है? ये दे सकता है। तो ये दोनों का बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अरे भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? एक एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, वो दे सकता है। जिसका पास, ध्यान से सुनिए, मान लो ये एलिमेंट है ए और ये बी है, क्लियर है ना? अगर मैं बोला कि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, भाई इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, खुश है ये, लेकिन इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास देने के लिए है, तो ये आराम से देगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर है, वो आराम से देगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं, बताओ क्या सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये बोलेगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी? और यहां में भी बोलो, क्या यहां में बताओ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है? 2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है? 2। अब बताओ सल्फर का आसपास में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? सल्फर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? सल्फर। क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? ऑक्टेट। यहां में सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है? 4। क्लियर है क्या? मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछा जाए, केवल SO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछेगा, तो आपको ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या? कौन सा स्ट्रक्चर भाई? ऑक्टेट स्ट्रक्चर। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है, केवल डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये बनाना पड़ेगा। एक बार और एग्जांपल, मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया। जैसे मान लो लिखा SO2, क्या लिखा है भाई? SO2। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? SO2 में तो पहले ध्यान से सुने, पहले बहुत सारा एग्जांपल देखो, ये सब बाद में अगर आपसे पूछेगा तो बनाइएगा, ठीक है? हम लोग का टॉपिक में ये सब पढ़ना है अभी, ठीक है? अगर मान लो SO2 लिखा है, तो सबसे पहले आप इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? पूछा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? एक्सपेंडेड या ऑक्टेट? ऑक्टेट। एक्सपेंडेड का मतलब होता है उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जैसे ये वाला एक्सपेंडेड है, जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो, वो एक्सपेंडेड है। क्लियर है ना? ऑक्टेट का मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना? अच्छा बताइए, जब ऑक्सीजन न्यूट्रल होता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल। ये सब बात पता होनी चाहिए। बोलो ऐसा हो गया? SO2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब बताइए यहाँ में कितने ऑक्सीजन है भाई? हमारे पास 2। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सल्फर है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ में 2 ऑक्सीजन है। मान लो 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है? बोलिए। अब बताओ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। बोलेगा वो हम दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। क्या यहाँ में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या और इसके पास आप कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर निकालना है। क्लियर है ना? तो बताइए क्या सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? इसके पास देने के लिए है, तो ये आराम से देगा। तो बताओ इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 1। लेकिन अगर आपको डी पाई पी पाई बॉन्ड निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सल्फर। बोलेंगे ऑक्सीजन है 2। ऑक्सीजन तो 100% कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। ये कहानी होगी कब? जब आपको डी पाई पी पाई बॉन्ड निकालना है। लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकालना है, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? कौन सा स्ट्रक्चर बोलिए भाई? ऑक्टेट स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए, मैं यहाँ में थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अभी कॉपी नहीं करना है। यहाँ में मैंने इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाया। अगर मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बताइए कितना होगा? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलिए भाई। 1। जोर से बोलिए, 1। ठीक है। अगर SO2 का ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो बताइए क्या करेंगे? सल्फर कितना सल्फर है, क्या इसका ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या भाई? बताओ कितने पाई बॉन्ड है? क्या इसमें 2 पाई बॉन्ड है? क्या 2 पाई बॉन्ड है? और दोनों पाई बॉन्ड कैसे बने होंगे? यहाँ में साइड एटम ऑक्सीजन है, तो अपना क्या देगा? पी पाई पी पाई। क्या देगा? पी पाई पी पाई। अब देखना पड़ेगा सेंट्रल एटम। बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है? सेंट्रल एटम का क्या है? सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2। लोन पेयर कितना है? 1। 2 + 1 कितना होता है? 3। 3 का हाइब्रिडेशन sp2। क्या होता है? sp2। इसका मतलब यहाँ में ध्यान देना, एक S और 2 P तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो क्या P के कितने ऑर्बिटल बचेंगे जो पाई बॉन्ड बनाएंगे? 1 बचेगा। 1 p पाई। 1 p पाई से क्या बनेगा? पी पाई पी पाई। और सेंट्रल एटम अब दूसरा कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए? डी। तो क्या हो जाएगा? डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं बात करूंगा SO2 में, बताओ कितने पी पाई पी पाई, कितने पी पाई डी पाई है? तो आप आराम से बता सकते हैं।
अभी रुक जाएंगे। चलिए भाई बोर्ड पे ध्यान देंगे, SO4 लिखा है, क्या लिखा है, उसके बाद आराम से कॉपी करना है, ये समझ में आ जाएगा तो कॉपी करना है, ठीक है। एक बार इसमें निकालना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसमें एक बार निकालना है कि कितने क्या होंगे भाई, कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना। आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताइए सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है भाई, कितने ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे चार्ज बताओ, ओवरऑल चार्ज कितना है -2। बताओ वो चार्ज ऑक्सीजन पे होगा सल्फर पे होगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑक्सीजन पे सल्फर पे, ऑक्सीजन पे। क्या ये डायरेक्ट मैं -2 लिख दूं क्या, नहीं, क्या क्या लिखना पड़ेगा, -1 क्या लिखना पड़ेगा, -1 जब ऑक्सीजन -1 होगा तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल। क्या कौन सा बॉन्ड, सिंगल। और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है, क्या ये स्ट्रक्चर तो हो गया है, क्लियर है ना। क्या आता है, नहीं आता है, आता है। बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड है, क्या अगर 2 पाई बॉन्ड है तो बताओ ऑक्सीजन साइड एटम है वो अपना क्या देगा, अरे भाई क्या देगा, पी पाई। सेंट्रल एटम देखना पड़ेगा, सेंट्रल एटम के लिए हाइब्रिडेशन बताइए क्या होगा, कितना होगा, sp3। कितना होगा बोलिए, sp3। क्या s और दो तीनों p तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो क्या सेंट्रल एटम को पाई बॉन्ड बनाना है तो सेंट्रल एटम अपना कौन सा इस्तेमाल करेगा, ऑर्बिटल d। तो क्या होगा बताओ, d पाई। और ये भी कौन सा बॉन्ड होगा, d पाई। इसका मतलब यहाँ में दोनों पाई बॉन्ड बना है, वो कौन सा पाई बॉन्ड है, d पाई, d पाई। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या ये सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बनाया, 6। तो बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12। क्या ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है या ऑक्टेट स्ट्रक्चर है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है कि नहीं है। यहाँ में सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है, 6। लेकिन अगर इसमें पूछा जाएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए, क्या बना सकते हैं, बता सकते हैं क्या, नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आंखों से दिखाई दे रही है, नहीं, तो हम इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपको कौन सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑक्टेट स्ट्रक्चर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोर्ड पे ध्यान देना। क्या ये सल्फर है, क्या 4 ऑक्सीजन होगा, क्या यहाँ में -1 हो गया, -1। क्या क्या किसी को डाउट नहीं है। अच्छा बताओ भाई, सल्फर पे, सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 6। जब सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस पे -1 चार्ज हो गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 7। कितना होगा बोलो, 7। 1 2 मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7, समझ पा रहे हैं क्या। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो कितने होंगे, 7। इसके पास कितने होगा, 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी को डाउट नहीं है क्या। बताओ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है क्या, एक सिंगल इससे बनाएगा तो बताओ इसके पास कितने हो गए, वैलेंसन में इसका सल्फर के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक बार इससे क्या 8 बॉन्ड 8 हो गया क्या, क्या सल्फर का वैलेंसन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, खुश हो गया क्या। इसका ऑक्टेट कंप्लीट इसके पास देने के लिए है क्या, क्या ऑक्टेट कंप्लीट देने के लिए है तो ये देगा, क्या इसको दे देगा, क्या इसका ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट ये भी दे देगा, बोलो क्लियर है क्या। तो इस समय सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है, 4। लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा अगर आपसे कोई बोलेगा सल्फेट में सल्फर की कोवेलेंसी 4 होगी कि 6 होगी, कौन सा पे टिक करेंगे, 4 या 6, 6। समझ पा रहे ना। सल्फर की कोवेलेंसी SO4 - 2 में सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है, 6। हमेशा जिसकी कोवेलेंसी कम होती है वो चाहता है कि मैं अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहूं, क्लियर है ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताओ इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, कितने, मुझे नहीं लगा आप समझ में आया ना, ये सच में ना, ठीक है। इधर देखिए बोर्ड पे, अगर मैं बात करूं PO4 - 3, एक लास्ट, उसके बाद आपको कॉपी करना है, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। PO4 क्या समझ पा रहे हैं, बताओ, फास्फोरस है। और कितने ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है, 4। क्या आप 4 ऑक्सीजन ऐसे लिख देंगे, और बताओ उस पे चार्ज कितनी है, -3। तो क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन पे -1 कर देंगे। और जब -1 होगा तो बताओ वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल। और डबल बॉन्ड होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, न्यूट्रल होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल। कौन सा, डबल। किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। ओ पाई बॉन्ड से पी पाई वाला है कि डी पाई वाला है, वो आपको पता करना है। अच्छा बताओ साइड एटम क्या है, ऑक्सीजन, क्या लेके आएगा अपना, पी पाई। अब देखेंगे सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3। क्या sp खत्म, p भी खत्म, तो अगर इसको पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो ये अपना कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, d। तो बताओ यहाँ में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, d पाई p पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड, d पाई p पाई। कितने d पाई p पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि पाई बॉन्ड एक ही है तो एक ही ना बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ में कौन सा बताइए, 1, यहाँ में क्या होगा, 1 d पाई p पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। लेकिन अगर इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे, क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑक्टेट स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला, क्लियर है ना भाई। बताओ फास्फोरस अगर 5 बॉन्ड बनाए हैं तो उसके आसपास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10।
तो क्या ये इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताने के लिए इसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक समझ पा रहे हैं ना? कितनी कोवेलेंसी? 5। ठीक है, अगर हम बात करें बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 5। कितने होते हैं? 5। क्या आप 5 बना लीजिए यहाँ। कितना ऑक्सीजन है? 4। 1 2 3 4। क्लियर है ना? अब आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, क्या ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है? ऑक्सीजन के वैलेंस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होती है क्या? तो बताओ, इसमें ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन O- में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 9 होगा, तो क्या होगा बताओ? 2,7। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? 7। तो ये इससे एक बॉन्ड बना लेगा ना, ये इससे एक बॉन्ड बना लेगा, इससे एक बॉन्ड बना लेगा। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट? ऑक्टेट कंप्लीट देने के लिए भी है क्या? आराम से देगा। बोलो क्लियर है ना? तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आ रही हैं? 1। कितने? 1। तो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बार बार जब ये बना रहे हैं तो ये बनाना जरूरी है? नहीं। समझ पा रहे हैं ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट और उसके पास देने के लिए है तो देगा, तो डोनर एटम का जैसे बिहेव करेगा। अच्छा बताइए, क्या यहाँ में देखिए कार्बन, कार्बन कौन सा पीरियड का मेंबर है भाई? सेकेंड। क्या इसके पास डी होगा? क्या क्या डी होगा? सेकेंड ऑर्बिटल, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं। तो क्या यहाँ में 100% डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कभी डी लाएगा ही नहीं और ऑक्सीजन के पास कभी डी होगा ही नहीं। तो दोनों कभी भी जो बॉन्ड बनाएंगे वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पी पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं यहाँ में कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको केवल पी पाई डी पाई बॉन्ड के बारे में बताना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, क्या बताइए ClO4 माइनस का बना लिया आप लोग। तो अगर हम बात करेंगे, बताइए क्लोरीन, यहाँ में ClO4 माइनस पर क्लोरेट नाम होता है इसका। जैसे कि यहाँ में क्लोरीन आप लोग बनाए होंगे और कितने ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है? 4। कितना चार्ज है भाई? -1। तो क्या ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा? बाकी ये तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, है कि नहीं?
समझ पा रहे हैं आप लोग ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें भाई, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड नजर आ रही हैं? 3। तो बताइए इसमें 3 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट, 3 पाई बॉन्ड है। अगर 3 पाई बॉन्ड है तो इसमें जो पाई बॉन्ड तीनों बना है, साइड एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अपना क्या लेके आएगा? पी पाई पी पाई पी पाई, है कि नहीं? अब देखो सेंट्रल एटम, इसकी हाइब्रिडेशन बताइए क्या है? sp3। समझ पा रहे हैं ना? तो s खत्म हो चुका है और 3 p खत्म हो चुका है, तो p के पास नहीं है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, है कि नहीं? तो अब पाई बॉन्ड जो बना होगा वो कहां से बना होगा? सेंट्रल एटम क्या इस्तेमाल करेगा? d। तो ये कौन सा पाई बॉन्ड है? d पाई p पाई, d पाई p पाई, d पाई p पाई। समझ पा रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछा जाएगा तो आप बता देना, इसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना आप आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट से हम लोग केवल क्या बताएंगे? p पाई d पाई बॉन्ड बताएंगे, ठीक है। CO3 की बात करा जाए तो कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, चार्ज है तो -1 होगा। ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा। इसमें बताइए कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और बताइए ऑक्सीजन कौन सा पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है। तो अब बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। और sp2 है तो इसके पास एक p है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और साइड एटम ऑक्सीजन है तो क्या लेके आएगा? p। तो यहाँ में क्या होगा बताइए? यहाँ में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? p पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और NO3 माइनस में बताइए कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है? 2। तो बताइए उसमें जो पाई बॉन्ड बना है वो कौन कौन से बना है? p पाई और d पाई p पाई। अगर ऐसा आपने करा है तो आपका कट चुका है भाई, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता NO3 माइनस में आपका जो 2 पाई बॉन्ड आ जाए। अगर हम नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर करते हैं और आप लोग नाइट्रोजन और यहाँ में कितने ऑक्सीजन बना लिए भाई? 3 ऑक्सीजन, ठीक है। और बोलेंगे एक पे माइनस चार्ज है, ठीक है। अगर आपने ऐसा बनाया स्ट्रक्चर तो आपका कट चुका है भाई, बिल्कुल गलत है। क्या बताओ नाइट्रोजन यहाँ में कितना बॉन्ड बनाया? कितना? 5। साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताया गया था क्या? क्या नाइट्रोजन का कभी भी कोवेलेंसी 5 नहीं होता है? क्लियर है ना? तो ये ऐसा क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन इसके साथ में एक बॉन्ड बना लेगा, क्लियर है ना? और ऑक्सीजन के पास देखो यहाँ में 2, क्या इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके साथ में 2 बॉन्ड बना लेगा? क्या ये बताइए, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना चुका है? 3। कितना? 3। अब ये ऑक्सीजन को ध्यान से देखना। अब बताओ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट कंप्लीट देने के लिए है क्या? तो देगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बताओ इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 3। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है? 1। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? गलत क्यों है ये? क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, जिसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो कि ये सही है। ये ऊपर क्यों गलत है स्ट्रक्चर लिख लेना, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा कि क्यों गलत है। क्लियर है ना भाई? तो ये गलत स्ट्रक्चर को भी बनाइए। ये हम स्ट्रक्चर बना के 2 पाई बॉन्ड बना रहे थे। बताओ यहाँ में कितने पाई बॉन्ड है? कितने पाई बॉन्ड? 1। तो क्या 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा? अगर 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो बताओ ऑक्सीजन तो क्या लेके आएगा अपना? p पाई। क्या लेके आएगा? p पाई। और साइड एटम नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताइए क्या है? sp2। क्या है बोलिए? sp2, क्योंकि पाई बॉन्ड है। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 3, और 3 में 1 s और 2 p खत्म हो चुका है। क्या वो सिग्मा बॉन्ड बन चुका है? तो क्या सेंट्रल एटम के पास एक p है क्या पाई बॉन्ड बनाने के लिए? तो अपना क्या देगा? p पाई बॉन्ड। तो कितने p पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? 1। आप भाई कॉमन सेंस नहीं लगाए थे। बताओ नाइट्रोजन कौन सा पीरियड का मेंबर है? सेकेंड। और अगर सेकेंड पीरियड का है तो क्या इसके पास डी होगा क्या? नहीं। क्या कभी डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। थोड़ा सा सोचते तो आप सही नहीं करते साहब, आप एक ही बॉन्ड बताते, है कि नहीं? नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है कि नहीं है? तो क्या इसके पास डी होगा? आप लोग तो 2 बता रहा था ना, पी पाई डी पाई है ना? तो जो साइड वाला है तो हमेशा p पाई लाएगा। इसका मतलब सेंट्रल एटम एक बार p लाया, एक बार d, और सेंट्रल एटम कभी d नहीं ला सकता है क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है। क्लियर है ना? इसके पास d नहीं होगा तो आप वहां से भी सोच सकते थे। क्या मैक्सिमम 4 होता है? हाँ। 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 लोन पेयर, ऐसा हो सकता है।
कि आपको लिखाया गया था ये बातें। और ये स्ट्रक्चर गलत है क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ में कितना बॉन्ड बना रहा है, 5। 3 क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ में क्या डायरेक्टली दिखाई भी दे रहा है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछा जाए तो 1। क्या ClO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता सकते हैं क्या आप लोग? ClO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? आप ऐसा सोचो तो भाई दिमाग, अब तो बार बार स्ट्रक्चर लुईस डॉट नहीं बनाएंगे, सोचेंगे क्लोरीन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। क्या उसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? और बताओ यहाँ पे -1 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन पे चार्ज -1 आ रहा होगा, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो क्या वो सिंगल बॉन्ड के साथ में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा? क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्या उसके पास लोन पेयर देने के लिए है क्या? कितने लोन पेयर है देने के लिए? 3। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं? 3। क्लियर है ना? तो ऐसे आप सोच सकते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। भाई ध्यान देना, ये इससे हम पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट बनाएंगे, कोवेलेंस ही बता सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए हमको क्या जरूरी होगा? ऑक्टेट स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं क्या आप? चलिए 3 क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी आंसर बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कंटेनिंग Which of the following के WOF लिख देना जल्दी से। Which of the following species containing only D pi P pi bond are present? Only D pi P pi bond are present. D pi P pi bond are present. Option number A CO2, SO2, B ऑप्शन में SO2, ClO4 -1, ऑप्शन नंबर सी ClO4 -1, NO3 -1, फोर्थ ऑप्शन में NO3 -1। क्या बोला है कि जिसमें केवल D पाई P पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो क्या हो जाएगा आंसर? सी ClO4 माइनस। तो टिक कर दीजिए, उस पे हमारा जो बॉन्ड होगा वो केवल D पाई P पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसमें जो उसका हाइब्रिडाइजेशन है ClO4 माइनस का, वो क्या ही है, देखिए यहाँ में सामने देखिए, ClO4 माइनस में क्लोरीन का हाइब्रिडेशन sp3 है, तो p ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो बनाएगा कौन? D। सेंट्रल एटम अपना कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा? D। तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? D पाई P पाई बॉन्ड। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following species number of p pi and d pi p pi bond are equal? लिखिए ऑप्शन ए CO2, बी में कार्बोनेट CO3 -2, फॉस्फेट PO4 -3 और डी SO2। बोला SO2। इसमें पूछा गया है कि इसमें p पाई जितने बॉन्ड आ रहे हैं उतने d पाई p पाई बॉन्ड आना चाहिए, p पाई d पाई का नंबर बराबर होना चाहिए। अच्छा बताओ, CO2 में कार्बन सेकेंड का है, ऑक्सीजन सेकेंड का है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? p पाई। समझ पा रहे? ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। कार्बोनेट CO3 -2 में भी बात करेंगे, तो बताओ इसमें कार्बन सेकेंड पीरियड का है, तो बताओ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? p पाई। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, तो इसमें p पाई d पाई आ सकता है। तो फॉस्फेट में देखना है कि कितने p पाई कितने d पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, बताइए। फॉस्फेट में कितने होंगे बताइए? फॉस्फोरस PO4 -3 में क्या भाई, देखिए इधर, यहां में इसमें केवल एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, वो क्या है? D पाई P पाई, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, p तो खत्म हो चुका है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कहां से बनेगा? D से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? SO2। क्या हो जाएगा? SO2 में बताओ एक p पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और एक d पाई P पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, दोनों का नंबर बराबर है कि नहीं? 1 1 है कि नहीं? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? SO2। समझ में आ रही है? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। In which of the following species the number of coordinate bond is 2? The number of coordinate bond is 2. ऑप्शन नंबर ए SO2, SO3,
ClO4 माइनस और D में CO2। याद रखिएगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो जनरली सेकंड पीरियड के बाद वाले एलिमेंट ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? CO2 में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा क्या? नहीं, उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट है। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा जिसमें आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना आएगा? 2। करेक्ट आंसर इज SO3, है कि नहीं? SO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने आ जाएंगे भाई? 2। चलिए ठीक है, तो ये टॉपिक पी पाई डी पाई वाला मुझे लग रहा है कि आपको खत्म हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? बॉन्ड एंगल। चलिए ठीक है, बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? अब देखिए थोड़ा समझिए, बॉन्ड एंगल में जब भी हम चर्चा करने वाले हैं तो यहाँ में देखिए एक ऐसा हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें डी ऑर्बिटल आ रहा होगा और एक जिसमें डी ऑर्बिटल नहीं आ रहा है। तो जब डी ऑर्बिटल आएगा तो उसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रक्चर बना के। लेकिन जब डी ऑर्बिटल नहीं होगा, जैसे मान लो अगर हम बात करें हाइब्रिड ऑर्बिटल की, ठीक है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये तो मालूम है ना, 2 है तो sp, sp2, sp3, ये मालूम है। अगर मान लो किसी का हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 होगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा, 5 होने से sp3d होगा, sp3d2 होगा। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट रहे हैं। इसमें क्या बताओ, इसमें डी ऑर्बिटल आ रहा है क्या? नहीं। तो जब डी ऑर्बिटल नहीं आएगा तो ये सब, अगर मान लो किसी का हाइब्रिडेशन sp है, sp2 है, sp3 है, तो वो सारा क्वेश्चन का बॉन्ड एंगल को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? फैक्टर। लेकिन अगर मान लो जिसमें डी आ जाए, क्या आ जाए? डी, जिसमें D2 आ जाए, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाए, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बॉन्ड एंगल को सॉल्व करना है तो उसका क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये वाला क्वेश्चन जिसमें डी अब्सेंट है, डी ऑर्बिटल नहीं आ रहा है, उस सारा क्वेश्चन को, उस सारे बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए आपको केवल फैक्टर लिखाए जाएंगे, 4-5 फैक्टर, जिसमें पहला फैक्टर ये है। ऐसे 4-5 फैक्टर उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपका बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे लिखा, मान लो लिखा है BCl3, क्या लिखा है? BCl3। बोरोन कितना बॉन्ड बनाता है? 3। कितना बॉन्ड बना चुका है? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, और sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। और उसमें BCl के बीच में सारे एंगल क्या होते हैं भाई? इक्वल होते हैं। BCl3 का सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ पा रहे हैं ना? ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा ज्योमेट्री होती है। ये BCl3 का स्ट्रक्चर है, सारे एंगल का बीच, सारे एंगल सेम है और सारा एंगल कितना है? 120 डिग्री। कितना है भाई? 120 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें PCl5 का, तो PCl5 का हाइब्रिडेशन क्या होता है बताइए? sp3d, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक वीक इक्विटोरियल, दूसरा होता है एक्सियल। इसमें बहुत सारे टाइप के एंगल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंगल हमारा 120 डिग्री एंगल भी होता है, 90 डिग्री भी होता है और 180 डिग्री भी होता है। तो कौन सा एंगल की बात करना है, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं ना? ये जो एंगल होता है 90 डिग्री, बताइए वो क्या होता है? एक्सियल इक्विटोरियल के बीच का एंगल कितना होता है? 90। और इक्विटोरियल का बीच का एंगल कितना होता है? 180। और एक्सियल का बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। होता ही नहीं होता है? होता है। तो जब भी डी ऑर्बिटल की एंट्री होगी तो आपको बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना होगा, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना? लेकिन अगर मान लो डी ऑर्बिटल इस्तेमाल नहीं हुआ है तो फैक्टर लगाना पड़ेगा, और पहला फैक्टर ये लिखा गया है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ पा रहे हैं ना? या हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है ना? हाइब्रिडाइजेशन से पहला बॉन्ड एंगल को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि बॉन्ड एंगल जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर होता है। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, समझ पा रहे हैं ना? जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, उसकी बॉन्ड एंगल उतनी ज्यादा होगी। उसकी बॉन्ड एंगल उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, ऐसा बोला गया है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझ पा रहे हैं ना, H। तो कहने का मतलब है एक एग्जांपल से, पहले यहाँ में बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको देखना है जब डी इस्तेमाल होगा तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, डी इस्तेमाल नहीं होगा तो फैक्टर से काम चलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जैसे भाई अगर हम बात करेंगे जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं भाई, तो उसमें अच्छा जब भी एंगल की बात करेंगे तो एंगल कहाँ पे देखा जाता है, सेंट्रल एटम पे कि साइड एटम पे, सेंटर एटम पे, सेंटर एटम, ऐसा यहाँ पे देखा जाता है कि एंगल कितना बना, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, साइड पे नहीं सेंटर पे ये एंगल कितना बना, इसी एंगल को हम लोग बॉन्ड एंगल इसी एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बॉन्ड एंगल बोलने वाले हैं। अच्छा देखो, अगर मैं बात करता हूं, मैंने बोला था कि एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बताइए, अगर हम लोग कोई भी ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करते हैं तो इंटरमिक्सिंग करेंगे तो बताओ एस का जो करेक्टर होगा वो मैक्सिमम कितना ही होगा, 50%, समझ पा रहे हैं क्या। अरे भाई देखो, एक एस ऑर्बिटल लिया गया और पी ऑर्बिटल की जब इंटरमिक्सिंग करेंगे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ना, तो या तो sp बनेगा या तो sp2 बनेगा। अगर एक s है एक p है तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होगा वो क्या होगा, sp। तो क्या s का करेक्टर उसमें 100% हो सकता है क्या, नहीं। अरे भाई दो ऑर्बिटल है, एक s का एक p का, तो 50% s होगा 50% p होगा, क्लियर है ना। कहने का मतलब है अगर मान लो एक s ऑर्बिटल है दो p ऑर्बिटल है और दोनों को इंटरमिक्सिंग करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, sp2 होगा कि नहीं होगा। तो बताओ क्या s का खुद का कंट्रीब्यूशन 100% है क्या, नहीं। तो कहने का मतलब है s का मैक्सिमम करेक्टर कितना हो सकता है, 50%, क्योंकि भाई s के साथ में तो कोई दूसरा ऑर्बिटल होगा ना। तो अगर मान लो भाई ध्यान देना, मान लो ये हमारा s ऑर्बिटल है, समझ पा रहे हैं ना, क्या उसका मैक्सिमम करेक्टर कितना हो सकता है, 50%। तो मान लो यहाँ में साइड एटम है, समझ पा रहे हैं ना, क्या है भाई, साइड एटम। मान लो इतना s करेक्टर लिया गया, कितना लिया गया, s करेक्टर कितना है भाई, 25%, कितना भाई 25। ये मैं बोला था ना कि ये मैक्सिमम s का करेक्टर कितना हो सकता है भाई, 50%। तो मान लो ये s का इतना करेक्टर लिया गया, तो मान लो ये कितना परसेंट लिया गया भाई, 25, आधा ही तो लिया गया। तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल बताओ इस समय इसका बॉन्ड एंगल कितना नजर आ रही है, 90 डिग्री। अगर मान लो s का पूरा करेक्टर ले लेते, इधर देखो s का ये पूरा इतना करेक्टर ले लेंगे, क्लियर है ना। इस समय बताओ s का करेक्टर कितना है, 50% है कि नहीं है। तो बताओ ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 + 90, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा। कहने का मतलब है s करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, वही लिखा है यहाँ कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। जितना ज्यादा एस करेक्टर बढ़ेगा उतने ही ज्यादा उसकी बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है, समझ पा रहे हैं ना। किसी का एस करेक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50%। अगर एस करेक्टर आधा होगा तो उस समय एंगल कुछ और होगा, लेकिन जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा तो उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ में। तो मतलब एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए BF2 BCl3 CCl4 में बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाएगा, 2, कितना बॉन्ड बना रही है, 2। लोन पेयर बचेगा क्या, नहीं। 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, 2। यहाँ में क्या हो जाएगा, BCl3 3 बॉन्ड बना लिया है, 3 बॉन्ड बनाना है तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, और यहाँ में क्या हो रहा है, 4। अगर मान लो इसमें अगर हम बात करें, अगर 2 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, 3 पे क्या होगा, sp2, 4 पे क्या होगा, sp3। अगर sp है तो बताओ इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा, 50%। इसमें कितना होगा, sp2 में 31 बाई, देखो s का एक ऑर्बिटल है टोटल 3, तो 1/3 × 100 करेंगे तो कितना आएगा, 33.33% है ना। और sp3 में बताओ परसेंटेज एस करेक्टर कितना आएगा, 25%। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या। बताओ ये यहाँ में इसका sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है लीनियर, होता है ना भाई लीनियर। तो बताओ इसकी बॉन्ड एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री। sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर एंगल कितनी होती है, 120, और sp3 का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल कितनी होती है, 109.5 डिग्री होती है कि नहीं होती है। कहने का ये मतलब है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ रही है, क्या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ रही है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम। बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ रही है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है बताइए, सॉरी, अगर H का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा बताओ, 50, इतना डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। और बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या ये दोनों डायरेक्टली है, परसेंटेज एस घटेगा बॉन्ड एंगल घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, क्लियर है ना। और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ रही है, जैसे 2 3 4 बढ़ रही है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, BF2, फिर किसका BCl3, फिर किसका CH4 का।
समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे आप कर सकते हैं। सबसे आसान क्या है भाई, sp sp2 sp3 याद रखना। sp का बॉन्ड एंगल 180, इसका 120, इसका 13। हाइब्रिडाइजेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आया क्या? कॉपी कर लीजिए। यहाँ में अगर हम बात करें, देखिए इसके हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा बॉन्ड लिया जाता है बताइए? तो यहाँ में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितनी नजर आ रही है? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। यहाँ में बताओ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, बोलो सही है? यहाँ में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 sp3d3। नहीं, क्यों? सिग्मा बॉन्ड ही तो काउंट करते हैं। तो मैंने भी तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करा। सिर्फ एक एटम का काउंट करना है, जिसका निकालना है उसी का काउंट करना है, ये नहीं टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना। ठीक है? हाँ। आप लोग भी टेंशन में आ गए थे, ये क्या हो गया? तो देखो भाई, अगर इस कार्बन का निकाल रहे हैं तो देखो इसमें सिग्मा, इधर सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। और यहाँ में क्या होगा बताइए? सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का सिग्मा 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 3 है, तो हाइब्रिडेशन sp2। और यहाँ में क्या हो जाएगा? sp3 इस कार्बन का। ठीक है? तो बताइए यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू बढ़ रही है ना भाई, मतलब sp sp2 sp3। तो बताओ इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180, इसका 120, इसका 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। क्लियर है ना? ऐसे बोल सकते हैं ना? तो बताओ बॉन्ड एंगल बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। किसकी बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगी? इसकी। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो 180 डिग्री, 120 डिग्री, और यहाँ में क्या हो जाएगा? 109.5 डिग्री। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? तो बताओ बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा, बेसिकली बार बार थोड़ी ना लिखेंगे परसेंटेज एज करेक्टर। sp का मतलब होता है एज करेक्टर, इसी में मैक्सिमम होगा। तो बताओ बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज्यादा होगा? C2H2 का, C2H4 का, उसके बाद C2H6। अगर किसी का sp है, sp2 sp3 है, तो किसका सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल? sp का, क्योंकि sp का मतलब लीनियर होता है। तो अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि सबका हाइब्रिडाइजेशन ही सेम हो जाए, तो बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करें? अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, sp sp2 है, तो बॉन्ड एंगल तो कंपेयर कर रहे हैं, sp का 180, sp2 का 120 ना। लेकिन अगर मान लो ऐसे कंपाउंड हो 4 जिनका सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए, तो क्या ये कंसेप्ट लगाएंगे तो काम चलेगा? नहीं। तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर देखना है। क्या देखना है? नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? सेकेंड क्या था? नंबर ऑफ लोन पेयर। देखिए कब डायरेक्टली नंबर ऑफ लोन पेयर देखना है क्या? नहीं। इफ H इज सेम, H का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम हो या हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा बताओ, जितना ज्यादा आप लोगों को मालूम होगा कि लोन पेयर रिपल्सन होता है कि नहीं होता है? होता है। और सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है? लोन पेयर में। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर। अगर रिपल्सन होगा तो बताइए क्या होगा? जैसे कि अगर हम बात करें, बोर्ड पे ध्यान देना भाई, जैसे मान लो लिखा है NH3, क्या लिखा? NH3, फिर क्या लिखा? H2O। लिखा ही नहीं लिखा? लिखा है। अगर हम बात करें भाई, बोर्ड पे ध्यान देना, NH3, बताओ नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 नहीं बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 5। ऑक्सीजन, ये तो आना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड कितना, लोन पेयर कितना, ये सब हो गई बात। बताओ क्या यहाँ में रिपल्सन जो हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, है कि नहीं? तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा भाई? रिपल्सन। क्या इसका हाइब्रिडेशन sp3? क्या सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर 2 2 + 2 4 हाइब्रिडेशन इज sp3? क्या इसका भी sp3 इसका भी sp3? इसका मतलब क्या दोनों का बॉन्ड एंगल सेम होगा? नहीं। अब देखेंगे रिपल्सन, लोन पेयर देखेंगे। क्या यहाँ में लोन पेयर 1 है? यहाँ में लोन पेयर 2 है। यहाँ में रिपल्सन जो हो रहा था उसका नाम था लोन पेयर बॉन्ड पेयर।
लेकिन इससे ज्यादा ताकतवर किस में होता है भाई, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, जिसका वजह से इसमें ज्यादा रिपल्सन होता है। रिपल्सन होगा तो क्या करेगा, रिपल्सन का वजह से ये दोनों होंगे थोड़ा पास में आ जाएंगे, तो ये जो एंगल होगा वो छोटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना भाई, कहने का मतलब बताओ NH3 और वाटर में किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, वाटर का। क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है, लोन पेयर ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और लोन पेयर कम है तो रिपल्सन कम होगा। किसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, और भाई इसका बॉन्ड एंगल कम होगा कि नहीं होगा, ज्यादा। इसका बॉन्ड एंगल, दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसका। क्या इसके पास लोन पेयर कम था और इसके पास लोन पेयर ज्यादा है, लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। क्या ये कंसेप्ट लगाएंगे, क्लियर है ना। क्या बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। कब ऐसा करेंगे बताइए, जब हमारा क्या सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन। क्या सेम होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना है। देखिए भाई बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतनी रिपल्सन होगा, रिपल्सन का वजह से एंगल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला इनवर्सली रिलेशन होगा। कब ऐसा चेक करेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाए, सेम। जैसे एग्जांपल लिया गया, जैसे मान लो लिखा है CH4 NH3 H2O, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कार्बन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3, इसका भी कितना है sp3, इसका भी sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो क्या करेंगे, अगर मान लो इसका डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आ रहा होता तो हम लोग क्या चेक करते हैं, sp sp2 sp3 में sp का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, क्लियर है ना। लेकिन सबका सेम हो चुका है, जरूरी नहीं है कि हमेशा sp3 ही हो सकता है दोनों का sp2 हो जाए, हो सकता है sp सबका हो जाए, क्लियर है ना। तो आप क्या चेक करेंगे, लोन पेयर। क्या चेक करेंगे, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर कितना है। नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाना है, 3 बॉन्ड बनाया, 2 बाकी है, 1 लोन पेयर होगा, क्लियर है ना। अब तुम सोचेगा, अभी तो बोल रहा था नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। अरे भाई नाइट्रोजन का आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बना लिया, 2 बचेगा तो लोन पेयर 1 है, क्लियर है ना। ये समझाने का मतलब था। ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो लोन पेयर में 2 हो जाएगा। तो बताइए, इसमें लोन पेयर ज्यादा है, इसमें लोन पेयर कम है, इसमें लोन पेयर 0 है। तो जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। और आपको याद भी होना चाहिए NH3 और वाटर का जो बॉन्ड एंगल है भाई, देखिए इसका 107 और इसका होना कितना चाहिए सबका 109.5 डिग्री, लेकिन रिपल्सन का वजह से एंगल थोड़ा कम हो जाता है और ये ज्यादा कम हो जाता है, क्लियर है ना, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा प्रेजेंट है। समझ में आया नहीं, ये आया है ना। 5 माइनस हो गया ना यहाँ में, देखिए 5 बॉन्ड बनाते में आपको जो ट्रिक सिखाया था, 5 बॉन्ड बना माइनस आ गया, 6 बनाएगा, 6 में 2 बनाया, 4 बाकी, 4 का लोन पेयर 2 होता है, 2 + 2 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अरे भाई समझ पे आ रहे हैं क्या, हाँ परफेक्ट होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन और सेफ ज्योमेट्री में। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। शेप क्या होता है, V शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, क्लियर है ना। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा अगर मान लो ऐसा भी सेम हो जाए, अगर मान लो ऐसा होगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, मान लो ऐसा हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी सब कुछ सेम हो गया, तो क्या लोन पेयर रिपल्सन तो सेम हो गया है, तो बॉन्ड एंगल को कैसे कंपेयर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग।
तो अगर मान लीजिए हमारा बॉन्ड पेयर में रिपल्सन भी हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए, बॉन्ड पेयर रिपल्सन के बाद अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रल एटम की, ठीक है। यहाँ में मैंने बोला था कि अब बोर्ड पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन है। अगर मैं बोल रहा था कि जब भी हम सेंट्रल एटम, सी मतलब बोले तो सेंट्रल एटम है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कब ये सेंट्रल एटम वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, जब आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए और लोन पेयर, देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम है, देखिए दो केस आ सकते हैं भाई, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मान लो sp3 हो गया, लोन पेयर हो गया 0 0 0, एक बार लोन पेयर 1 1 1, एक बार 2 2 2, ठीक है। कौन सा केस अभी पढ़ रहे हैं वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्या सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है? क्या यहाँ में भी लोन पेयर सेम है? जब लोन पेयर सेम 0 0 0 हो जाता है, उस केस में ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उस समय हम लोग रेगुलर ज्योमेट्री से करते हैं। क्लियर है ना? अभी कौन सा कर रहे हैं ये वाला, देखो सब में लोन पेयर सेम है, पर भाई कुछ मैंने बोला था ना, एंड लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंट मतलब 1 एटलीस्ट होना ही चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, इक्वल। अभी नहीं कि 0 0 0 है, वो तो इक्वल आप बोल देंगे और यही कंसेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन आपका बॉन्डिंग का गलत हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है रेगुलर ज्योमेट्री से। किससे? रेगुलर ज्योमेट्री, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं, ये वाला लोन पेयर प्रेजेंट है और वो इक्वल है। क्लियर है ना? और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन भी क्या है, बराबर है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 5। क्या ये सेम ग्रुप का मेंबर है क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ लिखा है क्या? और साइड एटम क्या है, Cl। क्लियर है ना? NCl NCl Cl लिखा है। मतलब यहाँ में देखो जो सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, Cl सब सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर का बीच में जो रिपल्सन होगा सब सेम होगा। यहाँ में भी देखो Cl है, साइड एटम तो Cl सब सेम है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी सेम है, सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और वो इक्वल भी है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताओ इसके पास कितने लोन पेयर हैं? बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जल्द जोर से बोलेंगे, sp3 जोर से बोलिए, sp3 लोन पेयर कितना है? 1 1 1 1। कहानी तो गलती हो गई भाई, इस दोनों कंसेप्ट तो हम लोग इसके पहले जो 2 रूल पढ़े थे वो रूल इसमें तो काम नहीं आएगा, तो ये लिखा गया है। अभी इसको मैं समझाऊंगा। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं ना? तो बताइए किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। तो अब देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। इसको समझे, कैसे समझे भाई, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अभी मान लो जो रूल लिखा है उसको मानो और बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आप लोग मालूम होता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं ईएन की वैल्यू बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं ईएन की वैल्यू कम हो जाती है। क्या नाइट्रोजन का ईएन सबसे ज्यादा है? अगर इसका ईएन ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होना चाहिए। बताइए अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल में, किसकी बात करें भाई, बॉन्ड एंगल में, तो बताओ अगर बॉन्ड एंगल की बात किया जाए तो बताओ किसका सबसे ज्यादा? NCl, PCl3, AsCl3 और क्या होगा, SbCl3 और क्या हो जाएगा, BiCl3। क्या ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप इसको समझना है कैसे हुआ। क्लियर है ना भाई? बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैं 2 केस को समझाता हूँ, एक फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला। समझ पा रहे ना? एंगल कहाँ पे बनता है, साइड एटम या सेंट्रल एटम? सेंटर पे बनता है। एंगल कहाँ पे बनता है, सेंटर। अब रुक जाइए, बोर्ड पे देखिए इधर,
क्या ये यही कुछ स्ट्रक्चर है? अब देखो भाई, अगर सेंटर एटम नाइट्रोजन है और दूसरा बिस्मथ है, तो बताइए जिसकी, अब देखो भाई, अगर मान लो हमारा, अगर हमको बात करना है, अगर यहां में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उससे एंगल में कुछ लेना देना नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर पे होगा, क्योंकि एंगल कहां पे बनता है? सेंटर पे। समझ पा रहे हैं ना? साइड एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है उससे लेना देना नहीं है। साइड एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का दो तरीका होता है। दो तरीका वो क्या होता है? अपना बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा। अगर ये लेंथ बढ़ जाएगा तो ये दोनों दूर दूर हो जाएंगे, तो रिपल्सन तो कम हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मान लो साइड एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना चाहते तो कर सकता है। कैसे करेगा? देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ए और बी, इसके पास यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्लियर है ना, और वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना चाहता है, कम करेगा तो क्या कर सकता है? या तो अपना लेंथ बढ़ा दे, ये बड़ा हो जाए तो दूर दूर हो जाएगा, या तो अपना एंगल बढ़ा ले तो दोनों दूर दूर हो जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो सकता है, क्लियर है ना भाई? साइड एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए, यहाँ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा है ना, उसको कम करने के लिए या तो अपना लेंथ को बढ़ा देगा या तो एंगल को बढ़ा देगा। जब एंगल बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो ये एटम भी दूर दूर हो जाएगा, तो दोनों का बीच में रिपल्सन का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। लेकिन सेंटर पे ये काम नहीं होगा कि सेंटर पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मान लो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब ये नहीं कि आप इसका लेंथ को, साइज को बढ़ा देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर NCl3 की बात करें और BiCl3 की बात करें, बताइए भाई, बोर्ड पे ध्यान देना, नाइट्रोजन और किसकी ईएन ज्यादा है? नाइट्रोजन खींचेगा क्या? यहाँ में नाइट्रोजन खींचेगा क्या? यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा? अरे भाई, यहाँ में इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ में इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? लेकिन क्या बिस्मथ का ईएन कम है? तो मान लो ये खींचा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच पाया, क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्या? अगर यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पास पास में, रिपल्सन ज्यादा लगेगा, और रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो बताओ उसका बॉन्ड एंगल एक दूसरे से, रिपल्सन ना होगा, यहाँ में इसका बीच में रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है, अगर सेंट्रल एटम का ईएन ज्यादा है, सेंट्रल एटम का ईएन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आएगा? सेंटर पे। समझ पा रहे हैं ना? वो डोमिनेट करेगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन ये इसका साइज इतना बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच नहीं पाएगा। मान लो बीच में है तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो यही कारण होता है कि अगर मान लो सेम ग्रुप का क्वेश्चन का बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करने के लिए पूछा जाएगा, तो यही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा होगा, तो नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा होगा तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होंगे, यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा होने का वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका? बॉन्ड पेयर का। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को ना अपने तरफ खींचेगा तो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका रीजन मैं लिखवा देता हूँ, इधर देख लीजिए। अगर हमारा साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा? साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा? कम होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा? ज्यादा। साइज कम तो ईएन ज्यादा, ईएन ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ऑन सेंट्रल एटम ज्यादा होगा, जिसका वजह से बॉन्ड एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका भाई? बॉन्ड पेयर का।